जय हिंद दोस्तों, आप सबको अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मानव आय के बारे में, ठीक है, मानव नेत्र के बारे में। ये है आपके सामने दृश्य रहा मानव आँख का फिगर है, ठीक है। इसमें हम लोग को देखना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस तरह की जो संरचनाएं होती है वो मानव नेत्र की होती है। देखिए इस स्थान पर जो बिंदु जैसा संरचना दिखाई दे रहा है, ये हम लोग का आँख का जो काला भाग है वो काला भाग होती है। यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, यह उभरा हुआ भाग होता है। इस उभरे हुए भाग को बोलते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। श्वेत पटल देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्वेत पटल, ये काला वाला भाग है। यह श्वेत पटल जो होता है अपारदर्शी होता है। यह अपारदर्शी होता है, इससे प्रकाश नहीं गमन करती है, मतलब इधर से प्रकाश जाती है, इससे टकराकर इधर लौटी जाती है, यानी कि इससे प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश नहीं करती है। और यह देखिए इसको लिखे श्वेत पटल या दृढ़ पटल। दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, यानी कि यह मजबूत भी होता है। इससे जब प्रकाश होकर अंदर की ओर प्रवेश करती है तो सबसे पहले टकराती है पुतली से। देखिए पुतली लिखा हुआ है, सबसे पहले किससे टकराएगी? पुतली से। यहाँ लिखा हुआ एज। एज का मतलब होता है ह्यूमरस। एज का मतलब क्या होता है? एक द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस, एक्यू ह्यूमरस, ठीक है, एक्यू ह्यूमरस। और वीएच का मतलब होता है विक्ट्री ह्यूमरस। वीएच का मतलब विक्ट्री ह्यूमरस। ये दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग बोलते हैं कचाप द्रव। ये दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? कचाप द्रव कहा जाता है। अब जब प्रकाश होती है सबसे पहले पुतली से टकराती है, फिर इसके बाद लेंस से। ये जो लगा हुआ है ये लेंस है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से टकराएगी, प्रकाश को पार करते विक्ट्री ह्यूमरस को कहाँ टकरा जाती है? रेटिना पर। ये एक बाहर संरचना दिखाई दे रही होगी, इसी को बोलते हैं रेटिना। और इस रेटिना में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। आगे हम लोग बताएंगे, पढ़ेंगे कि दो प्रकार के तंतु कौन कौन होते हैं। लेकिन इस रेटिना पर टकरा जाते हैं और इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है? रेटिना पर। तो सबसे पहले आंख प्रवेश आंख में जो प्रकाश होती है किससे प्रवेश करती है? इस काले वाले भाग से। इस काले वाले भाग को ही परितारिका आइरिस कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से प्रवेश करेगी, पुतली से टकराएगी। अब इसके आगे देखिए लेंस जिस मांसपेशी के द्वारा लटका होता है, जिस मांसपेशी के द्वारा लटका होता है उसको बोलते हैं सिलियरी मांसपेशी। और रेटिना के जस्ट ऊपर एक उभरा हुआ थोड़ा सा बिंदु जैसा संरचना होता है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। और यहाँ से अनेक प्रकार की रसें निकली होती है, तंत्रिकाएं निकली होती है जिसको बोलते हैं दृक तंत्रिका। और ये तंत्रिका डायरेक्ट किसके साथ जुड़ी होती है? मस्तिष्क के साथ। जैसे हम किसी फिगर को देखें तो फिगर को देखेंगे ना, तो इस काले वाले भाग से आंख के जो काले वाला भाग होता है इससे प्रकाश प्रवेश करती है, और प्रवेश करेगी तो जाकर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? रेटिना पर। और रेटिना में पाए जाते हैं दृक तंत्रिका। दो तरह के तंतु बताएंगे, एक होता है बेलन तंतु यानी कि छड़ तंतु, और एक होता है शंकु तंतु। दो प्रकार के तंतु होते हैं। और ये तंतुएं जो होती है वह दृक तंत्रिकाओं को संवेदना दे देती है। प्रकाश, हमारी जो आंख है यह एक प्रकार की प्रकाश संवेदी ग्राही अंग है, यानी कि प्रकाश को ग्रहण करने वाला अंग है। तो यह दृक तंत्रिकाओं को दे देती है प्रकाश को, यहाँ पर कोई रेटिना बना, और दृक तंत्रिका खबर लेकर कहाँ चला जाता है? मस्तिष्क के पास। और मस्तिष्क को बोलेगा कि देखिए मेरी रेटिना पर कुछ तो पड़ा है। तो मस्तिष्क उसको जब कहेगा कुछ पड़ा है तो देख के आओ, तो फिर वहां से रिटर्निंग आएगा और यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब को देखेगा। और जब यह देखता है तो इसी के माध्यम से टकरा कर फिर वस्तु पास जाएगी, तब वस्तु में कोई वस्तु दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हो गया पूरा मानव नेत्र की संरचना। ये क्या है? मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र में जो क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग आज केवल क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। इसलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले हो गया मानव नेत्र। मानव नेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट भाग हो जाएगा मानव नेत्र जो था कैसी अंग है? तो यह एक बहुत ही कोमल अंग है, वो प्रकाश ग्राही अंग है। कैसा होता है? प्रकाश ग्राही अंग। और यह गोलाकार होता है, लगभग गोलाकार होता है, इसको लोग बोलते हैं लगभग गोलाकार होता है। इसका एक कॉर्निया देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी मनुष्य के रंग बिरंग आंख देखोगे नहीं, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला जैसा होता है। तो जो आंख रंग बिरंग दिखाई पड़ती है वह रंग बिरंग किस कारण दिखाई पड़ती है? ये आइरिस या परितारिका के कारण। आइरिस या परितारिका के कारण किसी मनुष्य की आंख रंग बिरंग दिखाई पड़ती है। फिर इसके बाद आते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो ये हो जाएगा कि रंग बिरंग आंख किसके कारण दिखाई देती है? आइरिस या परितारिका के कारण। दूसरा क्वेश्चन होता है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है?
तो नेत्र का कौन सा भाग दान किया था? कॉर्निया। कॉर्निया जो भाग होती है वो नेत्रदान में दान कर दिया जाता है। नेत्रदान होता है, नेत्रदान में दान कर दिया जाता है। पहले दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि मानव नेत्र में प्रकाश ज्योति कहाँ से प्रवेश करती है? तो प्रकाश प्रवेश करेगी पुतली के माध्यम से अंदर जाती है। तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना पर। जस्ट इसके ऊपर एक उभरा हुआ बिंदु है जिसको बोलते हैं अंध बिंदु। अगर प्रतिबिंब इस अंध बिंदु पर बन गया तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो अंध बिंदु पर बनेगा तब। लेकिन जब रेटिना पर बनती है तो वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, इसकी खबर दृक तंत्रिका को मिलेगा, दृक तंत्रिका लेकर जाएगा मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क को खबर सुनाएगा ऐसा ऐसा हुआ था। तो फिर मस्तिष्क आएगा, मस्तिष्क बोलेगा जाकर देख के आओ किया था, तो वहां से फिर संवेदना आएगा और आकर दृक तंत्रिका को मिलेगा, फिर रेटिना पर बने प्रतिबिंब को देखा जाएगा और वह देख के उसके भेज दिया जाता है। मतलब इस तरह कंडीशन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि मानव नेत्र की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है, मतलब कितना से कम हम लोग देख सकते हैं। हम बोले कि आज हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है जहाँ से बन सकती है वहां से हम लोग देखेंगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन के बारे में। बाकी बात पूरा बेसिक पढ़ने के लिए अलग से वीडियो डाला जाएगा, उसमें पूरा बेसिक तरह से हम लोग देख लेंगे। लेकिन आज अब हम लोग को कुछ ही समय बचा है, बहुत कम समय में बहुत अधिक तैयारी को करना है, इसलिए हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन को जहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो दान किया था कॉर्निया। मनुष्य के नेत्र रंग बिरंग क्यों दिखाई देती है? आइरिस या परितारिका कारण। रेटिना कहाँ अधिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रकाश किससे होकर प्रवेश करती है? पुतली से। फिर इसके आगे होगा कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। श्वेत पटल जो होता है, श्वेत पटल को दृढ़ पटल कहते हैं। इससे जो प्रकाश प्रवेश नहीं करती है, यह मजबूत होता है। इसके बाद लेंस किससे लटकी रहती है? लेंस इस तरह से होता है, लेंस मान लेते हैं यहाँ लेंस को लगा दिए और इसके ऊपर जो है ये दोनों, ठीक है, इसके ऊपर ये जो दोनों दिखाई देते हैं इसी को बोलते हैं सिलियरी पेशियां। तो सिलियरी पेशी जैसे जैसे सिकुड़ेगी, जैसे लेंस इसमें था, जैसे सिकुड़ेगी तो वैसे लेंस क्या होगा? छोटा। और सिलियरी पेशी जैसे जैसे सिलियरी पेशी सॉरी गलत बोल दिए, देखिए सिलियरी पेशी जैसे जैसे सिकुड़ेगी लेंस बड़ा होते जाएगा। ठीक है, लेंस क्या होगा? बड़ा। और जैसे जैसे सिलियरी पेशी बढ़ेगा वैसे लेंस क्या होगा? छोटा। वैसे लेंस क्या होगा? छोटा। यानी कि लेंस और सिलियरी पेशियां ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए सिलियरी जो पेशी होता है, सिलियरी पेशी, ठीक है, सिलियरी पेशियां बढ़ेगी। ध्यान से देखते हैं, ये क्या करेगी? बढ़ेगी। जब यह बढ़ेगी तो लेंस क्या हो जाएगा? लेंस जो लेंस लगा हुआ है वो लेंस घटेगा, लेंस घटेगा। लेकिन जब सिलियरी पेशियां ही घटेगी, सिलियरी पेशी कुछ हो जाएगा? घटेगी, मतलब छोटा होगा। जब सिलियरी पेशी छोटा होगा तो लेंस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लेंस बड़ा होगा। और इसी लेंस को बड़े या छोटे होने के कारण लेंस की फोकस दूरी घटती और बढ़ती रहती है। लेंस की फोकस दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो हम लोग इस चीज को देख लिए, ठीक है, कि अब कैसे कैसे बढ़ेगी, कैसे कैसे घटेगी। आगे हम बताएंगे कि क्यों घटती बढ़ती है। तो सबसे पहले देख लीजिए अब इससे आगे कि नेत्र में की जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है, कौन सा दूरी? न्यूनतम। स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होती है वो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है स्पष्ट न्यूनतम दूरी। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि अगर हम आँख के पास 25 सेंटीमीटर से कोई वस्तु को नजदीक रख पाएंगे ना तो उसको पढ़ ही नहीं पाते, उसका अक्षर दिखाई नहीं देता है। तो हमको किसी भी किताब का या किसी भी चीज का अक्षर पढ़ना होगा, ठीक है, तो उसको नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। 25 से जैसे कम करेंगे, 23, 24, 22 करेंगे तो हमको कोई चीज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी मतलब स्पष्ट देखने के लिए सबसे कम बिंदु, तो सबसे कम बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे स्पष्ट देख पाएंगे, इससे फिर नीचे को नहीं देख सकते हैं। अब इसके बाद स्पष्ट जब न्यूनतम दूरी होगा तो स्पष्ट दूर बिंदु भी देख लेते हैं। तो स्पष्ट दूर जो होता है दूरी,
स्पष्ट दूरी हम लोग देखने के लिए कहाँ तक देख सकते हैं, अनंत तक। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी तो हो गया 25, और अस्पष्ट दूर बिंदु जो होगा वो क्या हो जाता है, अनंत। वो क्या हो जाएगा, अनंत, यानी कि अनंत तक हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि माननेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। सिलेरी पेशी बढ़ेगी तो लेंस छोटा होगा, सिलेरी पेशी अगर घटेगी तो लेंस बड़ा होगा। अब देखते हैं इसके आगे कि लेंस, अब यहाँ जो हम लोग देखे बढ़ घट रही थी, क्यों हो रही थी, जैसे हम लोग प्रकाश में होते हैं, किसमें होते हैं, प्रकाश में। तो प्रकाश में मेरा जो आंख हो, वो आंख को कम प्रकाश चाहिए था, और है हम किसमें, धूप में। जैसे मान लेते हैं धूप में चले गए, और धूप में जाने के बाद हमें प्रकाश की कम मात्रा की आवश्यकता होगी, तो पूरा अगर प्रकाश जाएगा तो हमारी आँख खराब होने की संभावना होती है, खराब बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो सिलियरी पेशी होती है, यह क्या कर जाती है, फैल जाती है। जब सिलियरी पेशी ऐसे था और ये फैलेगी, मतलब नीचे क्यों रहेगी, जब फैलेगी तो इसमें लगा हुआ जो लेंस होता है, वो लेंस क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के कारण जब छोटा हो जाता है, और छोटे जब होगी तो प्रकाश की मात्रा इससे कम पार करेगी, और कम पार करने के दौरान हमारा आँख सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो यानी कि धूप में जब हम लोग रहते हैं तो हमारी जो लेंस है वह सिकुड़ी होती है, और सिलेरी पेशी फैली होती है। और सिकुड़ी क्यों होती है तो बता दिए, प्रकाश के कम जाने के लिए, प्रकाश का आँख में प्रवेश कम करने के लिए सिकुड़ी होती है। अब जैसे हम लोग अंधेरे घर में रहते हैं, तो अंधेरे घर में जब रहते हैं तो वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जब अंधेरे घर से अचानक हम लोग बाहर निकलते हैं, धूप की तरफ निकलते हैं, तो हम लोग को आँख चौंध हो जाता है। रीजन ये होता है कि अंधेरे घर में प्रकाश कम था, तो प्रकाश जब कम रहेगी तो वहाँ को देखने के लिए प्रकाश चाहिए होता है, तो प्रकाश को ज़्यादा मात्रा में लेने के लिए वह फैली होती है। जब फैली रहेगी तो प्रकाश ज़्यादा मात्रा में जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में जाने के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन वैसे ही जब अचानक निकल जाते हैं बाहर, तो धूप भी अचानक अधिक मात्रा में चले जाती है। अधिक मात्रा में चले जाने के कारण हमारी आँख चौंध हो जाती है। आगे बात समझ में, आँख चौंध हो जाती है। तो ये जो हम लोग देखे कि अचानक हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर से रूम में आए तो कुछ नहीं दिखाई देता, रीजन यही है, बाहर थे धूप में और अचानक रूम में आ गए, तो रीजन क्या है कि नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो लेंस थी वह सिकुड़ी हुई थी, उससे कम प्रकाश जा रहा था। जैसे हम लोग नदी में रूम में आ जाते हैं तो धीरे 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 बढ़ते हुए लेंस बड़ा हो जाता है, और उसमें प्रकाश अधिक मात्रा में प्रवेश करने लगती है, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। और यही रीजन बता दिए, हम लोग बाहर जब जाते हैं तो आँख चौंध हो जाती है। तो इस चीज को बचाए रखने के लिए सिलियरी पेशी कभी कभी बढ़ती है तो कभी कभी घटती है। तो सिलियरी पेशी अगर बढ़ेगी तो लेंस घटेगा, और अगर सिलियरी पेशी घटेगी तो लेंस बड़ा होगा। समझ में आ गया होगा कि लेंस क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, लेकिन इसका प्रभाव भी उल्टा पड़ जाता है। एज को बढ़ने के दौरान जैसे जैसे एज हमारा बढ़ते जाता है, ठीक है, तो लेंस की स्पंदन क्षमताएं घटती जाती है। अब यह स्पंदन क्षमता क्या है, तो लेंस की फोकस दूरी अपने आप घटना या बढ़ना ही क्या कहलाता है, स्पंदन क्षमता। लेंस की फोकस दूरी कभी बढ़ेगी तो कभी घटेगी, तो बढ़ने और घटने, अपने आप बढ़ने घटने की क्षमता क्या कहलाता है, लेंस की स्पंदन क्षमता कहलाता है। एक आता है दृष्टिवर्णता। दृष्टिवर्णता, दृष्टिवर्णता का मतलब होता है कि दृष्टि, एक अगर हम कोई फिगर को देखें ना, कोई फिगर को, जैसे हम अपने कैमरे को देख रहे हैं, अपने कैमरा को देखें, तो वो कैमरा मेरे दिमाग पर मात्र कितने समय के लिए छपा रहेगा, उसका कैमरे का जो प्रतिबिंब है मेरे आंख पर मात्र 1/10 सेकेंड के लिए ही छपा रहेगा। कितने समय के लिए, 1/10 सेकेंड तक ही छपा रहेगा, इसके बाद वो नहीं छपा रहा, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो जो प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक हमारे आंख में प्रतिबिंब छपी होती है उसी को बोलते हैं दृष्टिवर्णता। दृष्टिवर्णता, ठीक है, दृष्टिवर्णता कहते हैं। आगे बात समझ में, तो हम लोग कितने चीजों को देख लिए, बहुत सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लिए। पहले बात कि मानव नेत्र में, मानव का नेत्र रंग बिरंग क्यों दिखाता है, आर्यस या परिधारी का कारण, ठीक है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। नेत्रदान में कौन सा दान कहता है, कॉर्निया। प्रकाश किससे प्रवेश करती है, पुतली से। सिलेरी मांसपेशी बढ़ती घटती क्यों बता दिए। फिर इसके बाद आगे देख लिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। रेटिना में 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, एक होता है क्षण तंतु, एक होता है शंकु तंतु। आगे उसके कार्य को भी बताएंगे। इससे दृक तंत्रिकाएं होती है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब की दृक तंत्रिका संकेत के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाती है, या संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इससे हम लोग देखने की प्रक्रिया होती है। फिर नेत्र के स्पष्ट न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम कितना दूरी देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर।
अधिक से अधिक दूरी कितना देख सकते हैं, अनंत। सिलेरी पेशी घटेगी कब, बढ़ेगी कब, बता दिए। फिर इसके बाद हम देख लिए हमारे नेत्र में जो किसी का प्रतिबिंब बनता है वो कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है, तो इसको बोलते हैं वर्णता। अब वो कभी कभी आता है कि जब हम लोग अति करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कंडीशन में अधिकांश होता है कि दूर की वस्तु को देख पाते हैं, नजदीक को नहीं देख पाते हैं, तो कभी नजदीकों को देख पाते हैं तो दूर को नहीं देख पाते हैं। तो जिस तरह से हम लोग वस्तु में दोष देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति अगर कोई काम नहीं करता है, नहीं, व्यक्ति का हाथ गोड़ मुंह नाक सब टेढ़ा है, या उसका रंग रूप ठीक ठाक नहीं है, वह काला है गोरा है, कुछ भी हो, हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर ये दोष पाया जाता है। उसी तरह से आंख में है, अगर आंख ठीक से काम नहीं करेगा, मतलब कि न तो दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख पाएगा, न तो नजदीक वस्तु को अच्छी तरह से देख पाएगा, तो जो आंख में दोष होती है उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं उसको? दृष्टि दोष। आगे बात समझे, उसको कहते हैं दृष्टि दोष। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछती है दृष्टि दोष से ही क्वेश्चन पूछता है। हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है? 4। पहला नंबर पर होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा नंबर पर होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा नंबर पर होता है अबिंदुकता। क्या हो जाती है? अबिंदुकता। तो ये जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दृष्टि दोष से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी बात से सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर बता दिए। और दृष्टि दोष से जो क्वेश्चन पूछता है वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग लेंस का वीडियो बना चुके हैं। लेंस का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग सब लेंस उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। अब आपने सोच के देखिए कि अगर मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा है, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस लगा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो मानव नेत्र में जब उत्तल लेंस लगा है तो उत्तल लेंस की प्रकृति ही है, यह छोटा बनाती है और वस्तु के उल्टा बनता है। तो हम लोग को याद रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव नेत्र में बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, कितने विशेषता होता है? 3 गो। पहला नंबर पर वास्तविक होगा, दूसरा नंबर पर वस्तु से छोटा होगा, और तीसरा नंबर पर उल्टा होगा। कैसा होता है? वस्तु से उल्टा। लेकिन मस्तिष्क में ऐसा सीधा देखने की संवेदना पाई जाती है। मस्तिष्क हमेशा कैसा देखता है? सीधा ही देखता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष समझ में आ गया किसे कहते हैं? दृष्टि को स्पष्ट यानी कि अच्छी तरह से कार्य न कर पाना ही दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पर होता है निकट दृष्टि दोष। पहला नंबर पर कौन हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर पर हो जाता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा नंबर पर हो जाता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ठीक है। और चौथा नंबर पर होता है अबिंदुकता। कुछ होता है अबिंदुकता, यानी कि कितने दोषों के बारे में पढ़ना होगा? 4 गो दोष के बारे में पढ़ना होगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ये 4 दृष्टि दोष के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अभी 4 दृष्टि दोष को हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं। थैंक यू।